गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर में क्या देखा था बेटा? ड्रग की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए थे और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट कर लिए थे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं, ड्रग रिलेटेड पॉइंट, जहां से जीपेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उस ड्रग रिलेटेड पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस वाले वीडियो क्लास में हम लोग उस ड्रग रिलेटेड पॉइंट को देखेंगे। अब ड्रग रिलेटेड पॉइंट की अगर बात करें बेटा, तो वहां पर ड्रग क्या था? तो H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसके अलावा क्या था बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग प्रोटीन थे। इसके अलावा अल्सर हीलिंग, अल्सर प्रोटेक्टिव, बहुत सारे ड्रग थे। एक एक करके उन सारे ड्रग की जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, उन सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावे भी जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखा हूं, इसके अलावे भी मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार केडी त्रिपाठी की बुक जरूर पढ़ें, और आपको अगर लगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप क्या करें, अपनी नोटबुक में जरूर कंप्लीट करें। लेकिन फिलहाल जहां तक मैं आपको बताता हूं, एटलीस्ट इतने पॉइंट को तो आपको जरूर याद रखना है, जिससे आपको जीपेट में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी था बेटा ड्रग क्लासिफिकेशन का, वो क्या था बेटा? H2 ब्लॉकर, यानी वैसे ड्रग जो हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाती है। प्रोटॉन पंप जो था, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड जो ड्रग थे बेटा, फसी रानी रोलो करके हम लोग याद किए थे, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, निजाटिडिन, रोक्जाटिडिन, लोक्जाटिडिन से हमने क्या किया था बेटा, ड्रग याद किया था। लेफोटिडिन, ये सारे हम लोग क्या किए थे, ड्रग याद किए थे। उन्हीं ड्रग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। इस ड्रग की एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, फेमोटिडिन इज अ पोटेंट एंड सिमेटिडिन इज लीस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर। अगर आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द ड्रग इज पोटेंट H2 ब्लॉकर, इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो पोटेंट H2 ब्लॉकर है, तो उस केस में आपको कौन सा ड्रग याद रखना बेटा, फेमोटिडिन। और लीस्ट पोटेंट यानी जिसके पास सबसे कम पोटेंसी है, वो कौन सा ड्रग है बेटा, तो वो है अपना सिमेटिडिन। जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंसी है वो फेमोटिडिन, और जिसके पास कम है वो क्या हो जाएगा बेटा, सिमेटिडिन हो जाएगा। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। सेकंड है सिमेटिडिन, रानिटिडिन, निजाटिडिन एंड रोक्जाटिडिन, है ना? कौन कौन से ड्रग है बेटा? सिमेटिडिन, रानिटिडिन, निजाटिडिन एंड रोक्जाटिडिन आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अच्छा, एंटागोनिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि H2 रिसेप्टर को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। दैट्स व्हाई यहां पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, एंटागोनिस्ट वर्ड यूज किया। अब ये क्या कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। कैसे है? कॉम्पिटिटिव, यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द ड्रग इज competitive antagonist of which one of the drug is act as a competitive antagonist on H2 receptor। इनमें से कौन से ड्रग हैं जो H2 रिसेप्टर पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं? तो वहां पर ऑप्शन में से इन्हीं कोई ड्रग को आपको याद किया जाएगा बेटा, दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब मैं हमेशा बताया बेटा, ये तो आज मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं। जो ड्रग्स होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, किसी एंजाइम्स पे बाइंड करते हैं, तो वहां पर वो कॉम्पिटिशंस करते हैं। दूसरे जो एजेंट है, एंडोजीनियस मीडिएटर, ये तो एक्सोजीनियस मीडिएटर या तो अनवांटेड जो थिंग्स है, उसके साथ क्या होती है बेटा, कॉम्पिटिशंस होती है। और उस कॉम्पिटिशंस के थ्रू जिसके पास पोटेंसी होती है, वही जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है। यानी एक्टिव साइट पे क्या करेगा, वो जाकर के बाइंड करेगा। एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए क्या होता है, दो लोगों के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्पिटिशंस होती है, तो वो क्या है बेटा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, व्हाइल फेमोटिडिन हैज बोथ कॉम्पिटिटिव एज वेल एज नॉन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। जो फेमोटिडिन ड्रग है बेटा, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव नेचर्स के भी होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ड्रग है बेटा, एंड लोक्जाटिडिन हैज ओनली नॉन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। तो सुना, फेमोटिडिन के पास दोनों है, फेमोटिडिन के पास क्या है भाई, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों प्रॉपर्टी है। ये दोनों तरीके से H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है। जो लोक्जाटिडिन है बेटा, उसके पास क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिवली केवल बाइंड करेगा। इसके अलावा जो भी H2 ब्लॉकर है, सभी के सभी क्या है बेटा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन है। नेक्स्ट आते बेटा, तो नेक्स्ट है अपना निजाटिडिन हैज एंटीकोलिनेस्टरेज एक्टिविटी एंड कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। निजाटिडिन जो ड्रग है बेटा, उसके पास एंटीकोलिनेस्टरेज प्रॉपर्टी है, यानी कि कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम था, आपने ड्रग एक्टिंग ऑन ANS आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एंटीकोलिनेस्टरेज यानी जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है, वो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस
कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी किसके पास है बेटा, निजाटिडिन। ये निजाटिडिन H2 ब्लॉकर है, बेसिकली H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। क्या है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भाई, तो ये क्या कर सकता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को क्या कर सकता है, टारगेट करके उसको इनहिबिट कर सकता है। उसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा। और सेकंड, ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या हुआ, हार्ट रेट का कम होना। क्यों होगा ब्रैडीकार्डिया, क्योंकि ये जो एंजाइम है कोलिनेस्टरेज, ये एसिटाइल कोलिन के क्या करता है बेटा, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन बंद हो जाएगा, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और एसिटाइल कोलिन का क्या रोल है, तो ये हार्ट पे जाकर के क्या करता है बेटा, तो हार्ट के हार्ट रेट को कम करता है, यानी ब्रैडीकार्डिया कॉज करता है। तो दैट्स व्हाई यहां पर ब्रैडीकार्डिया क्या हो जाएगा बेटा, सो देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब हम निजाटिडिन खाएंगे तो हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट है इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टी। गैस्ट्रिक एम्प्टी यानी जीआईटी को क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, उसको क्या करेगा, खाली करेगा। क्योंकि पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जीआईटी पे क्या करता है, ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है एसिटाइलकोलिन। दैट्स व्हाई हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखा बेटा। एटलीस्ट इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखने हैं। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो या बी फार्मेसी के स्टूडेंट हो, आपको इससे ज्यादा वहां पे क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएगी। या तो इसके बावजूद भी मैं बताता हूं कि एक बार आपको केडी त्रिपाठी की बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको इससे बाहर भी क्वेश्चंस अगर आए तो वो सॉल्व हो जाए। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे बाहर क्वेश्चंस, मैंने जो बुक पढ़ी, मैंने वो सारी चीजें करके मैंने यहाँ पर जो लिख करके लाया बेटा आपके लिए, तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट बेटा पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, H2 ब्लॉकर आर स्पेशली इफेक्टिव एट इनहिबिटिंग नॉकटर्नल एसिड सेक्रेशन। जो एसिड का सेक्रेशन है बेटा, HCl का सेक्रेशन है, उसको डायरेक्टली ये क्या करता है, टारगेट करता है, व्हिच डिपेंड लार्जली ऑन हिस्टामिन। ये उस HCl को क्या करता है बेटा, सेक्रेशंस को इनहिबिट करता है जो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हिस्टामिन के ऊपर डिपेंडेंट हुआ। हिस्टामिन इसलिए तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो ड्रग है वो हिस्टामिन को ही क्या करेगा, हिस्टामिन डिपेंडेंट जो भी वहां पर एसिड का सेक्रेशन होगा उसी को ब्लॉक करेगा, दूसरे किसी को टारगेट नहीं करेगा। तो ये अंडरस्टूड पॉइंट है, क्योंकि हम H2 ब्लॉकर यूज कर रहे हैं, नाम से ही क्लियर है कि हिस्टामिन 2 ब्लॉकर है, यानी केवल हिस्टामिन के थ्रू जो HCl का प्रोडक्शन हो रहा था उसी को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। बट हैव मोडेस्ट इंपैक्ट ऑन मील स्टिमुलेटेड एसिड सेक्रेशन। मगर ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद ये क्या करता है, जो HCl का प्रोडक्शन हमारी बॉडी है तो उसको ये क्या करता है, उसके ऊपर जो इसका इंपैक्ट है बेटा उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे मान के चलो HCl का प्रोडक्शन अगर कंटिन्यूअसली चलते आ रही बॉडी में तो क्या हो जाएगा, म्यूकेसल लेयर डैमेज हुआ, हमें अल्सर हो गया। अगर हमने HCl को कंप्लीट रूप से बंद कर दिया और हमने खाना खाया तो खाने में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो माइक्रोब्स अब वहां पर हमें क्या करेंगे, इरिटेशंस कॉज करेंगे। माइक्रोब्स अब हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट शो करना शुरू कर देंगे। इसके लिए यहां पर हमें क्या करना है कि ये जो हिस्टामिन 2 ब्लॉकर है ये केवल हिस्टामिन रिलेटेड को ही क्या करता है, टारगेट करता है। लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं, यानी जब भी हम मील लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसके बाद जो HCl का प्रोडक्शन उसको स्टिमुलेट कर देता है, ताकि जो माइक्रोब्स हमारे फूड में प्रेजेंट है उस माइक्रोब्स को वो क्या करे, किल कर सके। तो यहां पर इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है बेटा, H2 रिसेप्टर से याद रखना है, क्योंकि यहां पर एसर्शन रीजन से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। या तो यहां पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो इनकरेक्ट हैं या करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं रिगार्डिंग H2 ब्लॉकर, तो वहां से यहां से क्वेश्चंस इस पॉइंट से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फसीरानी, यानी फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, निजाटिडिन, हमने शॉर्ट में लिखा है। फसीरानी रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये जो चार ड्रग मैंने लिखा बेटा फसीरानी, ये इंटेस्टाइन से बहुत ही फास्ट इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है फसीरा, यहां पर फसीरानी है, यहां पर केवल फसीरा है, यानी कि फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन गो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो तीन ड्रग है बेटा, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन और रानिटिडिन, ये जो तीन ड्रग है बेटा ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं। आपको मालूम होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, तब भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हाईली लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं बेटा, वो हाईली लिपोफिलिक ड्रग को जैसे ही हम लेते हैं तो वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो कहां पे चला जाता है बेटा, लीवर में चला जाता है बगैर एक्शन दिए हुए। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन
मेटाबॉलिज्म होता है, देन एक्सक्रीशन होता है फार्माकोकाइनेटिक्स के पोर्शन में। लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग कहाँ पे चला गया, एब्जॉर्ब होकर के टारगेट ऑर्गन पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो गया, वहां पे वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। लेकिन सम अमाउंट ऑफ ड्रग डायरेक्टली रीच इनटू लीवर, यानी जो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग है बेटा वो डायरेक्टली लीवर में चला जाता है और लीवर से वो डायरेक्ट एक्सक्रीट होकर के, यानी लीवर में जाएगा तो लीवर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा और वहां पर वो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यानी जो अमाउंट ऑफ ड्रग लीवर में गया है वो अमाउंट ऑफ ड्रग यहां पर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं करेगा। इसी अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट या फर्स्ट पास अफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो ड्रग है फसीला, ये कहां पर जाएगा बेटा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा। इट मींस ये अंडरस्टूड है कि ये तीनों के तीनों क्या है भाई, तो हाईली लिपोफिलिक नेचर के हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा, हाईली लिपोफिलिक ड्रग हैं। तो वहीं पर पॉइंट है बेटा, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन गो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है बेटा हाउ मच अमाउंट और हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड इन अनचेंज फॉर्म। कहने का मतलब है कि हमने जो डोज लिया 100 mg का, अगर हमने कोई टैबलेट लिया है, हमने कोई कैप्सूल लिया है, तो 100 mg में कितना mg जो ड्रग है वो ब्लड में गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायो अवेलेबिलिटी। अगर 100 में 90 mg ब्लड में चला गया, यानी कि 90% ड्रग का क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है। हमेशा उसको फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को हमेशा परसेंट में बताते हैं। आपको बायो फार्मास्यूटिक्स में ये बायो अवेलेबिलिटी का कांसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो ड्रग है अगर हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा बेटा, यानी कि ये ब्लड में ना जाकर के लीवर में चला गया, तो ऑब्वियसली इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पॉइंट को आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट को मतलब क्लियर हो गया होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटा बायो अवेलेबिलिटी ऑफ निजाटिडिन इज अप्रॉक्स 100%। याद रखना बेटा इस कैटेगरी का जो निजाटिडिन है बेटा उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 100%। बहुत ही रेयर केस में होता है बेटा कि ओरल रूट के द्वारा अगर हमने ड्रग लिया है, हमने अगर ओरल रूट बाई ओरल अगर हमने ड्रग लिया है वो भी टैबलेट फॉर्म में, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% हो। लेकिन निजाटिडिन जो ड्रग है बेटा इसकी 100% ऐसा माना जाता है कि लगभग 100% इसकी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी। और आप चाहो तो एक और पॉइंट नोट डाउन कर लो, एक ड्रग है बेटा एंटीबायोटिक्स है लीवोफ्लोक्सासिन। ये फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का ड्रग है, एंटीबायोटिक्स है, उसमें एक ड्रग है लीवोफ्लोक्सासिन। तो लीवोफ्लोक्सासिन की भी जो बायो अवेलेबिलिटी है बेटा वो कितनी होती है, 100% होती है अप्रॉक्स। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने, बहुत ही रेयर केस में बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। मैंने आपको एक ड्रग यहाँ पे बताया H2 ब्लॉकर में निजाटिडिन। अभी मैं आपको एक और पॉइंट आपको लिख लेना है, ऐड कर लेना है कहीं पर नोट करके कि जो लीवोफ्लोक्सासिन है LEVOFLOXACIN लीवोफ्लोक्सासिन जो ड्रग है बेटा उसकी भी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। यानी जितना डोज हम ड्रग का लेंगे वो अप्रॉक्स सारा का सारा डोज कहां पे चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में चला जाता है। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सेप्ट फेमोटिडिन ऑल ऑफ दीज एजेंट इनहिबिट गैस्ट्रिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल सो इट कैन लीड टू इंक्रीज ब्लड इथेनॉल लेवल। कहने का मतलब क्या बेटा, इथेनॉल का जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो उस इथेनॉल के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फेमोटिडिन को छोड़ करके सारे के सारे ड्रग उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और अगर इथेनॉल का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा बेटा तो ऑब्वियसली वो कहां पे जाएगा, अगर वो लीवर में नहीं जाएगा तो कहां पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, जिसके कारण ब्लड में इथेनॉल का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से समझना, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग जाती है तो कहां पर मूव करके जाती है, लीवर के अंदर जाती है। और अगर कोई ड्रग है, ये पूरी कैटेगरी का फसीरानी रोलो में केवल फेमोटिडिन को छोड़ करके जितने भी ड्रग हैं ये सभी के सभी इथेनॉल के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण इथेनॉल अगर लीवर में नहीं जाएगा तो इथेनॉल कहां जाएगा, ब्लड में, और अगर ब्लड में जाएगा तो ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी पॉइंट पे है कैन लीड टू इंक्रीज ब्लड इथेनॉल लेवल। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज एडवर्स इफेक्ट। यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या है। हमने यहां पर ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट में सिमेटिडिन ड्रग का एडवर्स इफेक्ट लिया है क्योंकि यहां पर मैंने प्रिंसिपल ड्रग सिमेटिडिन को ही माने हैं। देखो हर कैटेगरी में एक ड्रग को आप प्रिंसिपल ड्रग बनाओ, एक ड्रग को आप प्रिंसिपल बनाओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑलमोस्ट सभी ड्रग उसी के प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हमने यहां पे एक ड्रग लिया है सिमेटिडिन,
इस कैटेगरी का, जिसको हमने क्या माना भाई, प्रिंसिपल ड्रग माना, कि मैक्सिमम जो ड्रग है जो सिमेटिडिन जैसा ही क्या है उनके पास प्रॉपर्टी है, सिमेटिडिन जैसा ही एडवर्स इफेक्ट्स शो करते हैं, सिमेटिडिन जैसे ही वो क्या करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने एडवर्स इफेक्ट लिया बेटा, एडवर्स इफेक्ट में हमने कुछ एडवर्स इफेक्ट लिया, जैसे गायनेकोमेसिया, इनहिबिट सेवरल साइटोक्रोम P450 एंजाइम, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस ड्रग, एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज के पास है, गैलेक्टीरिया है, इनहिबिट डिग्रेडेशन ऑफ एस्ट्राडायोल, सीएनएस इफेक्ट है, इंपोर्टेंस है और लॉस ऑफ लिबिडो है। अब मैं आपको बताता हूं एक एक एडवर्स इफेक्ट को मैं डिस्कस करता हूं। जैसे यहां पर बेटा गायनेकोमेसिया, गायनेकोमेसिया का मतलब होता है बेटा कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ऑफ मेल, मेल का ब्रेस्ट की साइज इनलार्ज हो जाना, इंक्रीज हो जाना, क्या कहलाता है बेटा, गायनेकोमेसिया। गायनेकोमेसिया फार्माकोलॉजिकल टर्म है बेटा विच मींस इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, मेल का जो ब्रेस्ट होता है बेटा वो क्या हो जाता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गायनेकोमेसिया बोलते हैं। तो अगर हम इस ड्रग को लेंगे, H2 ब्लॉकर को लेंगे, तो आपको ये जो ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज, सॉरी ये जो गायनेकोमेसिया है बेटा, वो गायनेकोमेसिया आपको एडवर्स इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। सेकंड है बेटा इनहिबिट सेवरल साइटोक्रोम P450 एंजाइम, कुछ P450 एंजाइम्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया इथेनॉल के केस में, तो P450 एंजाइम्स को क्या या तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो इनके पास एक प्रॉपर्टी होता है बेटा कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। लीवर जो है बेटा, लीवर के अंदर दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। माइक्रोजोमल जो एंजाइम्स है बेटा, तो माइक्रोजोमल एंजाइम में क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, CYP450 एंजाइम, यानी साइटोक्रोम P450 एंजाइम। और यही एंजाइम जो है बेटा क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस को बॉडी में क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो उस एंजाइम्स को ये जो ड्रग है बेटा ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये भी इनका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। थर्ड है एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, यानी कि एंड्रोजेनिक, एड्रीन से रिलेटेड है, एड्रीनर्जिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो एड्रीनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक करने की इसके पास प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कहां से आई, निजाटिडिन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ड्रग है जो ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, और ब्रेडिकार्डिया किसकी प्रॉपर्टी है, कोलिनर्जिक की। तो अगर कोलिनर्जिक ब्रेडिकार्डिया की प्रॉपर्टी है, तो अगर ये ब्रेडिकार्डिया करती है तो ये एंटी एड्रीनर्जिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि एड्रीनर्जिक क्या करती है, टैकीकार्डिया। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने इफेक्ट देखा है कि एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन इसके पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट बेटा गैलेक्टीरिया, गैलेक्टीरिया का मतलब होता है मिल्क का सेक्रेशन ज्यादा हो रहा, विमेंस से रिलेटेड ये क्या बेटा डिसऑर्डर है जिसमें मिल्क की सेक्रेशन, मिल्क का फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो गैलेक्टीरिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इनहिबिट डिग्रेडेशन ऑफ एस्ट्राडायोल बाय लीवर, लीवर में जो एस्ट्राडायोल का सेक्रेशन करता है बेटा उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट वन इज सीएनएस इफेक्ट, सीएनएस में भी इसके कुछ क्या देखने को मिलते हैं, इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और सीएनएस में जो भी इफेक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट बेटा इंपोर्टेंस एंड टेम्पररी डिक्रीज इन स्पर्म काउंट। एक्चुअली इंपोर्टेंस का मतलब है कि स्पर्म काउंट का कम हो जाना। जो स्पर्म काउंट है बेटा वो स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या तो आप बोल सकते हो कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। इनफर्टाइल जो कपल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफर्टाइल को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंस। अगर हम इस ड्रग को लेंगे बेटा तो हमें इंपोर्टेंस देखने को मिलेंगे, जो मेल में भी बेसिकली देखने को मिलता है, और स्पर्म की काउंटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट है बेटा एडवर्स इफेक्ट के रूप में लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब होता है बेटा सेक्सुअल अराउजल, जो सेक्सुअल अराउजल मेल और फीमेल के बीच में होती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। तो लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब है कि सेक्सुअल अराउजल का कम हो जाना। ये भी हमें इस ड्रग को खाने के बाद हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो इस ड्रग से हमें बहुत ही ज्यादा जो सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। गायनेकोमेसिया ये भी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, सेक्सुअल अराउजल की बात है, सेक्सुअल से रिलेटेड चीजें हैं। तो गायनेकोमेसिया देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाएगी। सेकंड चीज क्या है, स्पर्म काउंटिंग कम हो जाएगी। थर्ड मैंने क्या बताया, गैलेक्टीरिया, अगर वुमेन्स ले रही है तो गैलेक्टीरिया होगा, मिल्क का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्या देखा फिर कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि यहाँ पर सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो एडवर्स इफेक्ट है बेटा वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड हमें H2 ब्लॉकर लेने के बाद हो सकती है। मैं आपको ये जो एडवर्स इफेक्ट है बेटा एक छोटे से मैंने निमोनिक से बनाई है आपके लिए, ताकि एडवर्स इफेक्ट आपको याद रहे, और अगर हम जीपीटी में क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाए तो वो क्वेश्चंस क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो मैंने एडवर्स इफेक्ट बनाया बेटा उसके लिए हमने
ड्रग कौन सा लिया बेटा, सिमेटिडीन। हमने सिमेटिडीन को यहाँ पर क्या माना है, प्रिंसिपल ड्रग माना इस कैटेगरी का, और सिमेटिडीन के ही एडवर्स इफेक्ट को हमने क्या किया है, कॉपी किया है और सारे ड्रग पे इसको अप्लाई किया है। तो कैसे याद करेंगे बेटा, तो इसको याद करने का मैं आपको निमोनिक्स देता हूँ, ट्रिक देता हूँ, और बहुत ही इजीली ये जो एडवर्स इफेक्ट आपका है वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से इस ट्रिक को बस क्या करें, सुने अच्छे से। तो सिमेटिडीन से हमने कौन सा नाम निकाला बेटा, सीमा। हमने सिमेटिडीन से क्या निकाले, सीमा। सीमा नाम की एक लड़की थी। सीमा और गायनिकोमेसिया से क्या निकाले, ज्ञान। ज्ञान नाम का क्या था बेटा, एक लड़का था। तो सीमा और ज्ञान कहाँ गए भाई, शहर के P450 मॉल में। शहर के क्या है भाई, P450 मॉल में। तो हम कैसे याद करेंगे, तो सीमा यानी सिमेटिडीन की बात हो रही है। अगर वहां पर H2 ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट पूछे जाते हैं जीपेट के क्वेश्चंस में, या तो आपके यूनिवर्सिटीज के जो एग्जामिनेशन होंगे, तो उसमें भी आपको एडवर्स इफेक्ट लिखने में ये क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, सीमा यानी सिमेटिडीन, सीमा और ज्ञान। ज्ञान का मतलब हो गया गायनिकोमेसिया, फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट। कहां गया बेटा, P450, सिटी के P450 एंजाइम। तो सिटी से हो जाएगा साइटोक्रोम और P450 मॉल से हो जाएगा P450 एंजाइम। तो शहर के यानी सिटी के P450 मॉल में मिलने के लिए गए, ठीक है। वहां पर उनको अंदर आते हुए कौन देख ली, आंटी। एक आंटी ने उनको अंदर देख लिया। तो आंटी अंदर यानी कि एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। तो थर्ड इफेक्ट आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एंट्री एंड्रोजेनिक एक्शन। तो क्या हुआ बेटा, सीमा और ज्ञान यानी गायनिकोमेसिया कहां गए, तो एक सिटी के मॉल में गए जिसका नाम था P450। तो यहां पर सिटी से साइटोक्रोम P450, जहां पर आंटी ने उनको अंदर आते हुए देख लिया। तो आंटी से एंटी और अंदर से हो जाएगा एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी। उन्होंने देखकर क्या बोली कि ये गलत बात है, क्या बोली, ये गलत बात है। तो गलत से हो जाएगा गैलेक्टेरिया, क्या हो जाएगा, गैलेक्टेरिया। ये गलत बात है, क्या बोली, ये गलत बात है। स्त्री को इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। स्त्री यानी कि एस्ट्राडायोल। स्त्री से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एस्ट्राडायोल। क्या बोलते हैं कि स्त्री को, यानी एस्ट्राडायोल से रिलेटेड यहाँ पर हमें एडवर्स इफेक्ट है, तो स्त्री को नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होती है, तो इससे इंपॉर्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, दो लोगों के बीच में खत्म हो जाती है। अगर आप बार बार मिलोगे तो दोनों का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस से यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, इंपॉर्टेंस। सीएनएस तो आपके पास है ही, सीएनएस आपको याद रखना ही है, लेकिन सीएनएस बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे स्त्री को नहीं अप्लाई किया। तो कैसे याद करेंगे बेटा, स्त्री को ऐसे नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो दोनों के बीच में इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और लव का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ लव हो जाता है। आप बार बार मिलोगे तो जो लव का जो लव करने का जो ये है बेटा इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ लव हो जाएगा यानी लॉस ऑफ लिबिडो। तो मैंने एक छोटे से निमोनिक से बनाया और निमोनिक से मैं आपको एडवर्स इफेक्ट याद करवाता हूँ, ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करवाता हूँ, या तो और भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो मैं क्या कराता हूँ, याद कराता हूँ। तो कैसे याद करेंगे बेटा, मैं एक बार फिर से ट्रिक को रिप्लाई कर देता हूँ। सीमा और ज्ञान यानी गायनिकोमेसिया, सिटी यानी साइटोक्रोम सिटी के 450 एंजाइम मॉल में मिले और वहां पर अंदर आते हुए आंटी ने उनको अंदर आते हुए देख लिया, बोलती है ये गलत बात है, गैलेक्टेरिया, स्त्री को ऐसे नहीं मिलना चाहिए, एस्ट्राडायोल, क्योंकि इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, इंपोर्टेंस, और लव का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो। ये ट्रिक से आप H2 ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। H2 ब्लॉकर के बाद अब नेक्स्ट ड्रग रिलेटेड पॉइंट देखते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। चलिए H2 ब्लॉकर अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ड्रग रिलेटेड पॉइंट का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, दिस ड्रग इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। ऑब्वियसली आपको मालूम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स को ही प्रोटॉन पंप हम लोग कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा हूँ पहले ही। तो दिस ड्रग इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इन पेराइटल सेल। अब पेराइटल सेल क्या है भाई, तो ऑब्जेक्टिव जो ग्लैंड था बेटा, उस ग्लैंड में जो सेल प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल। और यही पेराइटल सेल HCl की प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ग्लैंड था और जो हमने ऑब्जेक्टिव ग्लैंड बताया था, उस ग्लैंड का जो सेल है बेटा वो क्या है, पेराइटल सेल है। और वही पेराइटल सेल क्या करता है, ऑपिकल कैनालिकुलाई में क्या करता है, HCl के प्रोडक्शन को ये सेक्रेट करता है। तो यही पॉइंट है, दिस ड्रग इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इन पेराइटल सेल ऑफ स्टमक व्हाइल ओमेप्राजोल
ऑल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक म्यूकोसल कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। कौन सा ड्रग बेटा? ओमेप्राजोल। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल क्या था बेटा? तो मैंने बताया था कि वो H को, जो H वहां पर आ रहा था, पोटासियम जा रहा था और बदले में जो H आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो H का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, जो सोर्स है वो क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स को भी ओमेप्राजोल क्या करता है बेटा? टारगेट करता है। बाकी और कोई भी ड्रग कार्बोनिक एनहाइड्रेज को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन ओमेप्राजोल जो है बेटा वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स को भी टारगेट करेगा और साथ ही साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज को भी क्या करता है? टारगेट करता है। इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल आर प्रोड्रग। जितने ड्रग है बेटा सभी के सभी क्या है? प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब है कि जब ये बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और जैसे ही बॉडी के अंदर में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। प्रोड्रग लेने के कारण क्या है बेटा कि हो सकता है जो हमारी बॉडी की जो कंडीशंस है या जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, हो सकता है उस कंडीशन में ड्रग जो है वो अपने नेचर में नहीं रह पाता हो, तो इसके लिए उसको हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोड्रग बनाते हैं। तो जितने भी ड्रग है बेटा, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में मैंने बताया था लोफर करके, है ना, LOPER, लेंसेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सारे जितने भी ड्रग है बेटा, स्मोपेप्राजोल, रेवेप्राजोल या डेसरेवेप्राजोल या इबिप्राजोल, ये जितने भी ड्रग है बेटा सभी के सभी क्या है? प्रोड्रग है। प्राजोल का मतलब ही याद रखना है प्रोड्रग। प्राजोल जहां पर भी आपको दिखाई दे तो आपको क्या याद रखना है? प्रोड्रग। आपको मैं एक और बात बता दूं, जब भी मैं प्रोड्रग की बात करूं तो आप अपने नोट्स बुक में एक अलग से पेज में प्रोड्रग हेडिंग डाल लें, ताकि अगर प्रोड्रग से क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द ड्रग इज प्रोड्रग इन नेचर, तो आपको वहां पर वो क्वेश्चंस क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। तो जितने भी ड्रग होंगे बेटा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के सभी पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। दीज ऑल आर प्रोड्रग। नेक्स्ट है बेटा बायो अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय फूड। अगर हम फूड के बात लेंगे, फूड के साथ इसको लेंगे, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो बेटा, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में गया इन अनचेंज फॉर्म, तो उस बायो अवेलेबिलिटी फूड के साथ इसकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा रेवेप्राजोल इज द मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी। यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे पोटेंट जो ड्रग है बेटा वो कौन सा है? रेवेप्राजोल है। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट है ओमेप्राजोल इज इनएक्टिव एट न्यूट्रल पीएच बट एट पीएच लेस देन 5 बिकम एक्टिव एंड रीअरेंज टू 2। देखो जो ओमेप्राजोल ड्रग है बेटा वो न्यूट्रल पीएच यानी 7 पीएच 7 पे क्या हो जाता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही पीएच उसको क्या मिलने लगेगा? रिड्यूस देन 5, यानी 5 से कम पीएच मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 5 4 3 2 ऐसे पीएच उसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक्टिवेट होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो लेस देन 5 बिकम एक्टिव एंड रीअरेंज टू। जब ये एक्टिवेट होता है बेटा तो अरेंज होता है इनटू 2 चार्ज कैटायनिक फॉर्म दैट इज सल्फोनिक एसिड एंड सल्फेनामाइड। जब ये रीअरेंज होता है बेटा एसिडिक पीएच पे, तो ये सल्फेनामाइड और सल्फेनिक एसिड में क्या हो जाता है? रीअरेंज हो जाता है। दैट रिएक्ट टू कोवैलेंटली विद मर्कैप्टो ग्रुप, एसएच ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और वो एसएच ग्रुप किसका बेटा? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंड इनएक्टिवेट इट इरिवर्सिबली। ये क्या करता है? ये जो ड्रग है बेटा, ये ड्रग हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स को क्या करता है? टारगेट करता है, उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट कैसे करता है? तो ये जो ओमेप्राजोल ड्रग है बेटा, केवल हम किसकी बात करें? ओमेप्राजोल की। ओमेप्राजोल जैसे ही बॉडी में जाएगा, जैसे ही लेस देन 5 उसको पीएच मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? रीअरेंज हो जाएगा सल्फेनिक सल्फेनामाइड में और सल्फेनिक एसिड में। और ये दोनों क्या करते हैं बेटा? जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स के पास जो मर्कैप्टो ग्रुप है, एसएच ग्रुप है, उससे रिएक्ट करके इसको क्या करता है? इरिवर्सिबली इसको क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऐसे तो आपको केवल याद रखना है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर, लेकिन इसके साथ में आपको ये भी पॉइंट आपको डीप में याद रखना है। नेक्स्ट है दीज ड्रग आर वीक बेसिस एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड। ये जो ड्रग है बेटा वीक बेसिस नेचर के होते हैं। जैसे ही एसिडिक कंडीशन, यहां पर क्या होगा? दिस ड्रग आर वीक बेसिस एंड कैन डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। ये गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, एसिडिक पीएच पर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। फॉर प्रोटेक्ट टू गैस्ट्रिक एसिड गिव हिम एज अ इंटेरिकोटेड। आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा बेटा, जो फार्मा टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा स्यूटिक्स की सब्जेक्ट में, तो वहां पर आपने टैबलेट के ऊपर एक टेक्निक पढ़ा होगा कोटिंग। जो टैबलेट के ऊपर एक कोट यानी एक लेयर चढ़ाया जाता है, ताकि वो जैसे मान के चलो कोई ड्रग है जो एसिडिक पीएच पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है, और हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। हमने ड्रग लिया, वो जैसे ही स्टमक में गया वो क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर एक कोट चढ़ाते हैं, इंटेरिकोटेड।
उसमें सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करते हैं, वहां से भी क्वेश्चन जीपीएट में आता है। कभी मैं सुटिक्स की क्लास लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, या तो जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर है सुटिक्स के वो आपको जरूर बताए होंगे। तो वहां पर उस टैबलेट के ऊपर एक कोट चढ़ाया जाता है बेटा। तो टैबलेट के ऊपर कोट चढ़ाने का रीजन क्या होता है, जैसे मान लो बारिश हो रही है तो बारिश में हमने अगर रेनकोट हमने पहन लिया तो बारिश में हम भीगते नहीं है। तो वैसे ही टैबलेट अगर एसिडिक पीएच में डिग्रेड हो रहा है तो टैबलेट के ऊपर हम कोट लगाएंगे, और उसी टैबलेट को अगर हम इंटेक करेंगे बॉडी में तो जैसे ही वो एसिडिक पीएच पे जाएगा तो टैबलेट को कोई नुकसान नहीं होगा। वो टैबलेट वहां से कहां चला जाएगा, स्टमक से ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम के बाद कहां पे चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाकर के ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो कोट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा वहां पर। अब वो ड्रग है जो एसिडिक पीएच से क्या हो गया, सेफ हो गया। तो इसलिए जितने भी ड्रग होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के सभी को इंटरी कोटेड बनाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, दीज ऑल आर इंटरी कोटेड इन फॉर्म। नेक्स्ट है ऑल आर सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजइमिडाजोल। अगर इसकी कुछ केमिस्ट्री की बात करें जहां से क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं जीपीएट में, वैसे केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 to 10 या 12 क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक से, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन फिजिकल और इनऑर्गेनिक से देखने को मिलता है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मेडिकेम पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है जीपीएट के लिए। जीपीएट में मेडिसिनल केमिस्ट्री अभी फिलहाल हम बात करें पिछले 10 सालों से या 12 सालों का क्वेश्चन की हम बात करें, 220 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसे 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा। बहुत ही कम मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन वहां पर 8 से 10 देखने को मिलते हैं, फिजिकल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक से देखने को मिलते हैं। यानी जो केमिस्ट्री का वेटेज है वो कितना है बेटा, अप्रॉक्स 15 मार्क्स का है। यानी कि अगर 125 क्वेश्चन जीपीएट में आते हैं, उनमें से 15 क्वेश्चंस कहां से आते हैं, केमिस्ट्री में, जिसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो हमें केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करनी है, और अगर करनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमें क्या करना है, फोकस करना है जीपीएट की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा ड्रग से रिलेटेड केमिस्ट्री का, वो भी मैं आपको क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ये सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म किसका बेटा, बेंजइमिडाजोल का। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ओमेप्राजोल इज द रेजिमिक फॉर्म ऑफ आर एंड एस आइसोमर। ओमेप्राजोल है बेटा वो आर एंड एस आइसोमर का क्या है, रेजिमिक फॉर्म है, एंड इसोमेप्राजोल इज द एस आइसोमर ऑफ ओमेप्राजोल। जो इसोमेप्राजोल है बेटा, इस ओमेप्राजोल ड्रग है, देखो इस ओमेप्राजोल है, नाम से क्लियर है कि ओमेप्राजोल ही है, बस उसमें ES लगा हुआ है। तो ES का मतलब यहां से आपको याद रखना है कि ओमेप्राजोल का एस आइसोमर है, कौन सा ड्रग, इस ओमेप्राजोल। तो यहां से आपको क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट है ऑल आर अवेलेबल इन ओरल फॉर्मुलेशन। जितने भी ड्रग है सभी के सभी ओरल फॉर्मुलेशन में क्या है, अवेलेबल है। एंड लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल आर आल्सो अवेलेबल इन इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन। यानी आईवी में आपको 3 ड्रग देखने को मिलेगा, लेंसोप्रा, पेंटोप्रा, इसोमेप्राजोल। बाकी इसके ओरल भी है, और बाकी और भी जितने इसके कैटेगरी के ड्रग है वो सभी के सभी क्या बेटा, ओरल फॉर्मुलेशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर, GERD का मतलब था बेटा अपना गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एंड ZE यानी जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। दो यहां पर है बेटा, ZE का मतलब होता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, और GERD का मतलब बेटा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। एसोफेगल, ये एसोफेगस मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, फूड पाइप जो होता है माउथ के बाद वो क्या होता है, एसोफेगस। जब एसिडिक कंडीशन ज्यादा हो जाता है, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो वो एसिड कहां पे चला जाता है बेटा, एसोफेगस रीजन में भी मूव कर जाता है, जिसके कारण वहां पर क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। वो रिफ्लक्स के फॉर्म में है, ऊपर जा रहा है तो रिफ्लक्स के फॉर्म में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। तो उस केस में भी हम इस ड्रग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कांसेप्ट है। एक्चुअली होता क्या है कि स्टमक में क्या बन जाता है बेटा, तो स्टमक में ट्यूमर बन जाते हैं, और वो ट्यूमर एसिड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। जो ट्यूमर होते हैं बेटा, जो स्टमक के अंदर ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं, वो ट्यूमर क्या करते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, अल्सर हो जाती है। तो उसी सिंड्रोम को, वो जो ट्यूमर का फॉर्मेशन और एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, उसी सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं बेटा, ZE सिंड्रोम बोलते हैं। इसको शॉर्ट में जोलिंजर एलिजन, सॉरी इसका फुल फॉर्म जोलिंजर एलिजन सिंड्रोम भी है, इसको शॉर्ट में ZES भी बोला जाता है, लेकिन मैंने एस डाल करके यहाँ पर मैंने पूरा नाम लिख दिया सिंड्रोम। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा, ड्रग रिलेटेड पॉइंट फ्रॉम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब हम कुछ क्या देख लेते हैं बेटा, एडवर्स इफेक्ट, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ड्रग किसका लिया है भाई, तो ओमेप्राजोल को। कौन से ड्रग को हमने लिया है प्रिंसिपल ड्रग
जाएगा बेटा ओमेप्राजोल। वहां पर हमने प्रिंसिपल ड्रग किसका माना था, सिमेटेडिन को, यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हम प्रिंसिपल ड्रग किसको माना है, ओमेप्राजोल को। अब ओमेप्राजोल का है बेटा फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट, जब हम इस ड्रग को लेंगे तो हमें एडवर्स इफेक्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा, तो इनहिबिशन ऑफ C/P450 एंजाइम, ये भी साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को क्या करेगा, टारगेट करेगा एज लाइक H2 ब्लॉकर, जैसे H2 ब्लॉकर टारगेट करते थे वैसे ही ओमेप्राजोल भी इसको क्या करेगा बेटा, टारगेट करेगा। नेक्स्ट वन इज हाइपर गैस्ट्रोनेमिया। हाइपर गैस्ट्रोनेमिया यानी गैस्ट्रीन का सेक्रीशंस इस ड्रग को लेने से कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो गैस्ट्रीन का सेक्रीशंस है बेटा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहां पर है हाइपर गैस्ट्रोनेमिया। या तो हम कह सकते हैं कि ब्लड में गैस्ट्रीन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है भाई, कम कर रही है, क्योंकि ये ड्रग जो है वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज कैल्शियम की एंट्री के लिए रिस्पांसिबल है। अब कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी, जिसके कारण बोन्स जो है बेटा वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। जो बोन को वीक होना होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस भी एज एडवर्स इफेक्ट हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा गायनेकोमेसिया। गायनेकोमेसिया यानी इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पेनिस इरेक्ट नहीं होगा। पेनिस में इरेक्शन जो है यानी मेल सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर है कि पेनिस जो है मेल का वो क्या होगा, इरेक्ट नहीं होगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्यू टू रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसके कारण इरेक्शन होने में क्या होंगे, डिफिकल्टी होगी। तो ये तो कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गया बेटा। और एडवर्स इफेक्ट को मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैं आपको ट्रिक देता हूं और उसी ट्रिक से एडवर्स इफेक्ट को आपको क्या कराता हूं, याद करवाता हूं। तो इस एडवर्स इफेक्ट को भी मैं कुछ ट्रिक से आपको क्या करा देता हूं, याद करा देता हूं। जैसे यहां पर क्या है बेटा, ओमेप्राजोल। तो ओमेप्राजोल से क्या निकालेंगे, ओमपुरी। क्या निकालेंगे, ओमपुरी। ये स्वर्गीय जो ओमपुरी जो हाल ही में उनका डेथ हुआ है लास्ट ईयर, तो ओमपुरी हम निकालेंगे ओमेप्राजोल से। ओमपुरी कहां गया भाई, शहर के P450 मॉल में। यही हम लोगों ने याद किया था, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, CT के 450 मॉल। तो ओमपुरी यानी कि ओमेप्राजोल कहां गया बेटा, तो CT के 450 मॉल में आए। क्या आए भाई, तो गेस्ट बन करके आए। क्या चीज बन करके आए भाई, गेस्ट। तो गेस्ट हो जाएगा गैस्ट्रोनेमिया, याद रखना है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ओमपुरी ओमेप्राजोल शहर के यानी सिटी की 450 मॉल में यानी कि साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होगा, गेस्ट बन करके आए। तो हाइपर गैस्ट्रेनिया हम कह सकते हैं बड़े गेस्ट बन करके आए। तो बड़े का मतलब हाइपर, तो हाइपर गैस्ट्रेनिया यहाँ से हम याद कर सकते हैं। तो गेस्ट बन करके आए और उन्होंने ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों को कैसे मजबूत रखा जाए, है ना। तो उन्होंने हड्डियों को कैसे मजबूत रखा जाए, तो यहीं से आपको याद हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस। या तो हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि उन्होंने ओस्टियोपोरोसिस तथा अन्य ज्ञान की बातें बताई, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस के बारे में चर्चा की। इसके अलावा कुछ अन्य ज्ञान की भी बातें लोगों से क्या किए, शेयर किए। तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण ओस्टियोपोरोसिस का होगा। और ज्ञान से हो जाएगा गायनेकोमेसिया। और इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये शो करता है। तो कैसे याद करेंगे बेटा, ओमपुरी यानी कि ओमपुरी कहां गए, तो सिटी के P450 मॉल में। वहां पर उन्होंने हाइपर मतलब गेस्ट बन करके गए और उन्होंने ओस्टियोपोरोसिस और अन्य ज्ञान की बातें लोगों से क्या किए, शेयर किए। तो ये तो आपका हो गया बेटा एडवर्स इफेक्ट। अब कुछ और जो यहाँ पर अल्सर प्रोटेक्टिव अल्सर हीलिंग जो ड्रग है बेटा, उनके एडवर्स इफेक्ट को देख करके चैप्टर को क्या करेंगे, बाइट अप करेंगे। हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। इसके अलावा जो कोलिनर्जिक ड्रग था बेटा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पायरेंजीपाइन विच इज सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर है। तो मैंने वो पॉइंट आपको ऑलरेडी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में पढ़ा दिया, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को यहाँ पे कवर नहीं किया। जो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे थे वो चाहे तो लिख सकते हैं, पायरेंजीपाइन इज सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अलावा वहां पर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं बेटा। फिर हम लोग कहां पर आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन पे। प्रोस्टाग्लैंडिन का फर्स्ट पॉइंट है मिसोप्रोस्टोल इज PGE1 एनालॉग यूज्ड फॉर NSAID इंड्यूस्ड अल्सर। एक्चुअली जो NSAID जो ड्रग है बेटा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वाले जो कैटेगरी वाले जो ड्रग है, वो साइड इफेक्ट में क्या शो करते हैं, वो साइड इफेक्ट में अल्सर शो करते हैं। और इसीलिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग है बेटा, ये क्या है बेटा, तो PGE1
प्रोस्टाग्लैंडिन E1 रिसेप्टर पे एनालॉग बाइंड करता है, जिसके कारण जो NSAID का जो अल्सर है, जो NSAID के एडवर्स इफेक्ट में जो ड्रग NSAID के अल्सर कॉज करते हैं, तो उस अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा मिसोप्रोस्टिल के अलावा इनप्रोस्टिल और रियोप्रोस्टिल बोथ आर PGE2 रिसेप्टर एनालॉग। कहने का मतलब है PGE1 एनालॉग क्या है बेटा, तो मिसोप्रोस्टिल और PGE2 एनालॉग कौन है बेटा, रियोप्रोस्टिल और इनप्रोस्टिल। यहाँ पर एनालॉग हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है बेटा, तो एसिड के सेक्रेशंस को कम करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा ड्रग लेंगे, एनालॉग लेंगे, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट अप्रोच में पहले ही समझा दिया है। एंटासिड की अगर बात करें बेटा, तो एंटासिड में जो ड्रग है एल्युमिनियम साल्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट हैज कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और एल्युमिनियम साल्ट लेते हैं तो हमें क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो हमें वहां पर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो जब मैं क्लासिफिकेशन आपको याद करवा था, तो पहला जो ड्रग था वो एल्युमिनियम से रिलेटेड था, दूसरा ड्रग था जो मैग्नीशियम से रिलेटेड था, और थर्ड जो मैंने आपको वहां पे ड्रग सिस्टेमिक की मैं बात कर रहा हूं ना, तो थर्ड जो ड्रग था बेटा वो क्या था, मेगाल्ड्रेट था। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया बेटा, फर्स्ट क्या है, एल्युमिनियम क्या कॉज करेगा बेटा, कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम सॉल्ट क्या करेगा, लैक्सेटिव एक्शन शो करेगा। इसलिए इन दोनों का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में मेगाल्ड्रेट ड्रग यूज करते हैं। तो मेगाल्ड्रेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये पॉइंट मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट नेवर यूज बिकॉज इट कॉज मिल्क अल्कली सिंड्रोम। ये मिल्क अल्कली सिंड्रोम कॉज करते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, बैन है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बेटा, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी है अल्सर को ट्रीट करने की, लेकिन हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि मिल्क अल्कली सिंड्रोम को क्या करता है, कॉज करता है। नेक्स्ट बेटा, अल्सर प्रोटेक्टिव, जिसमें सुक्राल्फेट ड्रग हम लोगों ने पढ़ा था, कैल्कोराइडल बिस्मथ ड्रग हम लोगों ने पढ़ा था। तो सुक्राल्फेट में फर्स्ट पॉइंट है बेटा, सुक्राल्फेट इज बेसिक एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड। नाम में ही है बेटा सुक्राल यानी कि सुक्रोज, एल का मतलब एल्युमिनियम और फेट का मतलब है सल्फेट। तो क्या बेटा, सुक्राल्फेट इज बेसिक एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज। ये क्या है बेटा, तो सल्फेटेड सुक्रोज का बेसिक एल्युमिनियम सॉल्ट है। नेक्स्ट बेटा, सुक्राल्फेट पॉलीमराइज एट pH लेस देन 4 से कम pH पर ये क्या हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि ये दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ऐसा माना जाता है, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देखने को वहां पर प्रॉपर्टी मिली है कि अगर हम सुक्राल्फेट ड्रग लेते हैं तो दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ये क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, जितने भी ड्रग रिलेटेड पॉइंट था वो सारे ड्रग रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। इसको आपको अच्छे से याद करना है और अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है बेटा 9039301429। आपको इस नंबर पे हेलो फार्मास्पेरेंट करके लिखना है और आपका जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट।